हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात करेंगे। तो इस क्लास में आज आप प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ने वाले हैं। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत है, तो ये सब बातों की जानकारी आज की इस क्लास में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रतिरोध आखिर होता क्या है। मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी परिपथ का एक गुण होता है और वो परिपथ का गुण इसलिए होता है क्योंकि वो धारा के बहने का विरोध करता है। मतलब कि प्रतिरोध किसी परिपथ का वह गुण है जो एक बहने वाली धारा का विरोध करे। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक उपकरण है तो किसी को ज़्यादा विभवांतर चाहिए, किसी को कम विभवांतर चाहिए, किसी को ज़्यादा धारा चाहिए, किसी को कम धारा चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चार्जर है जो मोबाइल को चार्ज करता है। कभी आप उसमें देखें कि लिखा होता है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसा लिखा होता है। मतलब उसको 5 एम्पियर की धारा चाहिए और घर में जो धारा आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रतिरोध लगे हुए हैं। वो प्रतिरोध क्या डिसाइड करते हैं? वो प्रतिरोध डिसाइड करते हैं कि इस चार्जर में कितनी धारा को फ्लो करवाना है, क्योंकि अगर चार्जर में प्रतिरोध ना लगा हो तो आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है क्योंकि प्रतिरोध ही डिसाइड करेगा कि आपके मोबाइल को कितनी धारा चाहिए। तो इसलिए प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 ओम के 5 प्रतिरोध हैं, तो उनको जब आप पांचों को जोड़ देंगे तो 5 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा। लेकिन किस प्रकार जोड़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 1 ओम को जोड़कर 5 ओम का प्रतिरोध बनाना है तो मुझे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे 1 को जोड़कर कोई और बनाना है तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में आपको मिलने वाली है। इसलिए किस प्रकार जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, धीरे धीरे हम सब आपको बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है। प्रतिरोध का सिंबल मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया कि प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार का होता है। ये पहला प्रतिरोध हो गया। मान लीजिए इस प्रतिरोध का नाम मैंने R1 रख दिया क्योंकि ये R हो गया और R1 कर दिया। ठीक है, अब एक प्रतिरोध और लेते हैं और उससे भी क्या करते हैं, उससे भी इसी प्रकार का सिंबल देते हैं क्योंकि प्रतिरोधों का सिंबल तो वही होगा। तो इस प्रकार हमने एक दूसरा प्रतिरोध ले लिया और उसका सिंबल ये हो गया। इसका नाम मैंने R2 रख दिया। उसके बाद एक तीसरा प्रतिरोध हम फिर से लेते हैं, उसका नाम क्या कर देंगे, R3 रख देंगे। तो इस प्रकार हमने एक और प्रतिरोध ले लिया और इसका नाम हमने R3 रख दिया। ये 3 प्रतिरोध हमने ले लिए। अब इनकी डिफिनेशन को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि डिफिनेशन किस प्रकार इसकी लिखी जाएगी। देखिए, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, इस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए यहाँ से बैटरी है, अभी बनाई दी जाएगी बाद में, तो ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए। डिफिनेशन आप खुद लिखेंगे, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पुनः बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए या धन सिरे से जोड़ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या किया, हमने इसको इधर से लाना शुरू किया और इस प्रकार ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। अब बात करें कि यहाँ पर बैटरी मुझे बनाना है। बैटरी बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था कि आप एक ये धन सिरा लेंगे, ये धन सिरा हो गया, उसके बाद एक ऋण सिरा लेंगे, उसके बाद फिर से एक धन सिरा ले लेंगे, धन सिरा ले लिया, उसके बाद फिर से एक ऋण सिरा ले लेंगे और चाहे तो और बढ़ा सकते हैं आप। तो ये मैंने क्या किया कि इसका धन सिरा तार से जोड़ा और ऋण सिरा फिर तार से जोड़ दिया। लेकिन इन सेल, जो छोटे छोटे सेल लेकर हमने बैटरी बनाई है, इनको पहले बैलेंस भी तो करें। मतलब एक धन और एक ऋण को बीच में फिर से जोड़ दे। देखिए कैसे जोड़ा, धन और ये इसका ऋण, ऋण को फिर से मैंने धन से जोड़ दिया। आपस में मत जोड़ दीजिएगा, धन और ये, मतलब कहने का ये है कि इसका ऋण और इसका, इस प्रकार का आपका एक, मान लीजिए एक का आपका ये सेल हो गया,
ठीक है, और एक आपका ये सेल हो गया। अब इस वाले सेल का ये वाला हिस्सा धन था और ये वाला इसका सिरा इसका ऋण था, ये भी ऋण था और ये भी धन था। इनको आपस में जोड़ दिया और इनको अपने किसी बल्ब से जोड़ दिया। जी मान लीजिए कि यहाँ पर आप बल्ब लगाना चाहते हैं, ऐसे इस प्रकार हमने इसको जोड़ दिया। यही तो करेंगे ना, बैटरी ऐसे तो बनेगी। समझ में आ रही ना बात? इस प्रकार इनको जोड़ा गया है। तो ये सेलों को बनाकर क्या बना दी गई है? बैटरी। सब कुछ बात करेंगे आज श्रेणी क्रम संयोजन में। तो परिभाषा तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि क्या किया। अब उसके बाद हम लोग एक इसमें कुंजी भी तो लगाएं, तभी तो धारा बहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुंजी लगा देते हैं। ये इस प्रकार की कुंजी लगा दी, मतलब मैंने इसमें की लगा दी। अब ये की तो लगा दी, लेकिन क्या इसमें अभी धारा बह रही है? नहीं, क्योंकि की लगाने के बाद ऑन भी तो करना पड़ेगा। की को ऑन करने के लिए इस प्रकार ऐसे हमने बिंदु बना दिया। ये इसकी कुंजी हो गई। कुंजी का मतलब क्या होता है? की होता है, जो घर में स्विच लगा होता है वो। इसका मतलब ये इसकी बंद कुंजी है, और बंद कुंजी का मतलब होता है स्विच का ऑन हो जाना, मतलब धारा का बहना। ये पिछली क्लासेस में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अब जैसे ही ये कुंजी यहाँ से ऑन होगी, धारा इसमें बहना शुरू हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं आपको। धारा बहना शुरू हो जाएगी, धारा इसके पास बहेगी, यहाँ भी धारा आएगी, ये हो जाएगी। फिर उसके बाद धारा यहाँ पहुँची, यहाँ भी। अब धारा यहाँ पहुँची, फिर धारा यहाँ पहुँची। देखिए, ये धारा का जो बहना होता है ना, यही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बार बार आई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो जगह पर बना दीजिए आप। इस प्रकार धारा बहना शुरू हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या जितने भी प्रतिरोध बने हैं, क्या सबके पास, देखिए समांतर क्रम जब आपको हम पढ़ाएंगे ना, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर रखना होगा। इसलिए अगली क्लास में हम लोग समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे, यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन की पूरी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि R1 हो गया, R2 हो गया, R3। अब इस पहले प्रतिरोध के पास अगर हम धारा की बात करें तो I1 धारा ही बहेगी इसके पास, मतलब I बहेगी, I1 कहने की कोई ज़रूरत नहीं। I2 के पास भी धारा कितनी होगी? I ही होगी, क्योंकि धारा को अपना मार्ग बदलना नहीं पड़ा है, सीधे धारा जा रही है और फ्लो होकर सीधे बाहर आ रही है। जब धारा को रास्ता बदलना पड़ जाता है, मान लीजिए हम एक प्रतिरोध यहाँ ऐसे जोड़ दें, ऐसे करें और ऐसे, तो धारा बट जाएगी, वहाँ ऊपर कुछ और जाएगी, नीचे कुछ और जाएगी। वो समांतर में होता है, धीरे धीरे बताएंगे हम। ये R1 हो गया, यहाँ पर I हो गया, यहाँ से ये धारा बहना शुरू हुई और यहाँ पर धारा कितनी पहुँची? फिर से I पहुँच गई। मैंने कहा बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बार बार लिखते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये परिपथ जोड़ा जाता है तो धारा का मान समान होता है। तो एक लाइन अब उसी परिभाषा के आगे फिर से आप ऐड करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में, देखिए कैसे नोट्स हम आपको बनवा रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पास धारा का मान समान रहता है, ये आप लिखोगे। इसका मतलब सबके पास I धारा ही बहेगी, परंतु विभवांतर सबके पास अलग अलग होगा। तो हमने माना कि जो हमारा ये वाला प्रतिरोध है, इसके पास हमने विभवांतर क्या मान लिया कि V1 है, ठीक है। और इस वाले प्रतिरोध के पास हमने विभवांतर मान लिया कि मेरा कितना है? V2 है। उसके बाद इस वाले प्रतिरोध के पास विभवांतर हमने माना कि कितना है? V3 है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग ये बात सब कुछ, जो आपको पूरा डायग्राम क्लियर मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। बनाने को तो मैं पहले भी बना सकता था, आपको दिखा देता डायरेक्ट, लेकिन कैसे बनाया है समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसे किया ना। अब देखो, इसका निगमन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना, परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी होगी। माना तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। परिभाषा आप ऊपर लिख ही चुके हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जोड़ दिया गया है, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, जिनके मान क्या है? R1, R2 व R3 है, ठीक है। ऐसा हमने लिख दिया। तथा प्रत्येक प्रतिरोध के पास धारा I है, क्योंकि इसमें समान धारा बहेगी। याद रखना है आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सदैव समान, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान सदैव समान। याद रखिएगा इस बात को। अब देखो, धारा क्या हो गई? I हो गई। अब हम लोग लिखें यदि R1, R2
व R3 के पास विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 हो तो ओम के नियम से बहुत आसान ये निगमन है। ओम के नियम से इसका मतलब क्या हुआ कि यदि R1 के पास V1 हो, R2 के पास V2 हो, R3 के पास V3 हो, मतलब क्रमशः वर्ड का इसलिए मतलब हमने बताया क्योंकि R1 पहले नाम लिया तो R1 के पास V1, R2 के पास V2, R3 के पास V3। अब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V1 बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, V बराबर, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR, मतलब ये होता है ओम का नियम। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 लगा दें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। I1 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि सबके पास धारा तो समान ही है, इसका मतलब I तो क्या होगा? सबके पास बराबर होगा, तो I1 करने की क्या ज़रूरत है? समझ में आ रही बात? अब इसी प्रकार हम लोग V2 का मान निकालें तो क्या लिखोगे? I और R2, यहाँ भी I2 नहीं किया। इसी प्रकार अगर हम लोग V3 निकालें तो क्या लिखोगे? I और R3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ओम का नियम मैंने तीनों प्रतिरोधों के पास लगा दिया। इस प्रकार अब ये ओम का नियम होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि V बराबर IR, और नहीं पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा था, आपने पढ़ा था V अपॉन I इक्वल टू R। तो यहाँ से अगर हम लोग V की वैल्यू निकालें तो यहाँ लिख दीजिएगा, ये V की वैल्यू निकाली जाए तो I का R से गुणा हो जाएगा, है ना? यहाँ से समझ रहे बात को, इसलिए लगाया। इससे समीकरण नंबर 1 मान लिया, इससे समीकरण नंबर 2 और इससे समीकरण नंबर कितना मान लिया? 3। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम लोग ये माने कि जो ये बैटरी है, जितनी यहाँ पर जो बैटरी मैंने जोड़ी थी, इसका अगर कुल जो विभवांतर था वो V वोल्ट था। अगर ऐसा मान ले कि जो ये बैटरी है इसका कुल विभवांतर कितना है? V वोल्ट। अगर ऐसा हम लोग मान लेंगे तो इसका मतलब ये V टोटल था, इसमें बट के सबके पास थोड़ा थोड़ा जा रहा था। इसका मतलब अगर कुल हमारा जो विभवांतर था वो V था, तो इसका मतलब V1 V2 V3, ये तीनों जो V1 V2 V3 थे ये हमारे टोटल V के छोटे छोटे पार्ट थे। इसलिए अगर हम लोग माने कि माना यदि, यहाँ लिखते हैं यदि बैटरी का कुल विभवांतर, यदि बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो? V हो, तब क्या हो सकता है? तब हम लोग लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस क्या? V3। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब ऊपर से V1 की वैल्यू पुट कर दो, और V1 की वैल्यू कितनी है? I और R1, और V2 की कितनी है? I और R2, और V3 की कितनी है? V3 की है हमारी I और R3। तो इसको हमने क्या लिखा? I और R3। क्या इतनी बात समझ में आ गई होगी? अब उसके बाद क्या करें? अब अगर हम लोग देखें कि इसमें हम मान लें कि अगर ये तीनों प्रतिरोधों की जगह पर कोई एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, ध्यान से समझे, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग ये माने कि ये तीनों प्रतिरोधों की जगह पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाए और इसकी मान लीजिए हमने कहा कि ये इसकी बैटरी हो, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया, तो ये प्रतिरोध का मान R हो और यहाँ पर बैटरी से V विभवांतर हो और I हमारी धारा बह रही हो। अगर ऐसा हम लोग मान लें, अगर ऐसा मान लेंगे तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ पर अगर ओम का नियम लगा दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? V बराबर IR। क्यों होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक प्रतिरोध लगाया गया है जिसका मान कैपिटल R है और धारा जो बह रही है वो I है। हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग ये माने कि अगर बैटरी में 3 प्रतिरोध की जगह पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, है ना? अगर हम लोग ऐसा मान लें तो क्या होगा? देखिए ज़रा ध्यान से, यदि बैटरी के साथ, या हम लोग लिख दें परिपथ, यदि परिपथ में केवल एक प्रतिरोध, बहुत अच्छे से हमने आपको इसको बताया है, एक प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं? तब ओम के नियम से, दिख रहा है ना आपको? तब ओम के नियम से हम लोग क्या रख सकते हैं? V बराबर IR जो है रख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि होगा, है ना? V बराबर IR होगा। इसका मतलब यहाँ पर V की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? I और R। देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं,
क्या रखेंगे? रखेंगे हम लोग I और R। तो हमने I और R रख दिया। उसके बाद साथ ही साथ इसको अभी हम थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिख देते हैं। ये हमने किया IR2 और IR3। अब हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीनों के पास I लिखा हुआ है, तो क्या हम तीनों से I को कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। मतलब तीनों से I को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर क्या है IR। अब ये I अगर इसके बटे में चला जाए तो ये वाला I कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये I से I तो हो गया कैंसिल आउट। क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा हमारे पास। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या है? सूत्र है। किसका सूत्र है? यही सूत्र है हमारा प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का। अब आप लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो जितने भी छोटे छोटे प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो कैपिटल R होगा। हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यदि, देखिए ये यहाँ से इतना फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, इतना ही आपको एग्जाम में करना, फिर एक लाइन लिखनी है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्रतिरोधों को का तुल्य प्रतिरोध, छोटे छोटे प्रतिरोधों का तुल्य का मतलब होता है टोटल, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R होगा, या लिख सकते हैं कि अधिक होता है। छोटे छोटे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या लिखेंगे? अधिक होगा यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ऐसे आप लिख सकते हो। अब इस लाइन का जरा हम आपको मतलब बता दें। अगर R1 की वैल्यू 2 होती, R2 की वैल्यू 3 होती, R3 की वैल्यू 4 होती, तो 2 + 3 5 हो गए, और 4 कितने हो गए? 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग R1, R2 और R3 छोटे छोटे प्रतिरोधों को ले लें और उनसे एक बड़ा प्रतिरोध बनाना चाहें, तीनों को आपस में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो इसका मतलब क्या होगा? जो प्रतिरोध हमें मिलेगा वो अधिक होगा। समझ में आई बात? समांतर क्रम संयोजन में जस्ट अपोजिट होता है। जब उसको आप पढ़ लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि बाई चांस अगर ये मान लीजिए तार यहाँ से ब्रेक हो जाए, तार ना यहाँ से टूट जाए, अगर तार यहाँ से टूट जाएगा तो क्या होगा? क्या धारा आगे जाएगी? नहीं जाएगी। आपने घर में देखा होगा कि बहुत सारे, या शादी में देखा होगा, शादियों में क्या होता है, पहले रोड लाइट जब होती थी तो रोड पे जो लाइटें होती थी, बल्ब बहुत सारे बल्ब लगा दिए जाते हैं। अगर बहुत सारे बल्बों को लगा दिया जाए और लगाने के बाद कहीं से एक बल्ब का तार कहीं से भी टूट जाए या एक बल्ब फ्यूज हो जाए, ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा होता था। जब पहले शादियाँ होती थी तो रोड के किनारे जो लाइट लगती थी, अगर एक बल्ब उनमें से फ्यूज हो गया तो ऐसा होता था कि अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे के सारी लाइटें बंद हो जाती थी। ऐसा ही होता था क्योंकि बीच से उसका कनेक्शन टूट जाता था। तो इसलिए उसको बचाने के लिए कि ऐसा ना हो कि एक फ्यूज हो तो सारे फ्यूज हो जाएं, तो प्रतिरोधों को, मतलब जो बल्ब होते थे उनमें आपने देखा कि जैसे दिवाली वगैरह में जो घर में आप लाइट लगाते हैं उनमें बहुत सारे वायर होते हैं, वो उसका समांतर क्रम संयोजन है, क्योंकि एक फ्यूज होने पे सारे नहीं बुझते हैं। लेकिन अगर एक फ्यूज होने पे सारे बुझ जाएं तो समझ जाइएगा कि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। लेकिन अगर एक बल्ब को आपको किसी परिपथ के साथ जोड़ना है तो हम लोग उसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। तो हमें उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये जो निगमन आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है, इस पूरे निगमन को आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे। इसकी डेफिनेशन जो हमने आपको बोलकर जो है बताई थी कि कैसे आप लिखोगे, उसे बहुत अच्छे से आप लिखोगे कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। इन सभी बातों के अलावा एक छोटी सी जानकारी और देंगे। वो जानकारी ये है कि जो ये प्रतिरोध होते हैं,
इन सभी के पास समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। ये आप न्यूमेरिकल करते टाइम याद करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा निगमन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समांतर क्रम का निगमन भी बिल्कुल इसी तरीके का होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो उम्मीद है ये पूरी क्लास आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। और ये क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमें आप तुरंत व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि अगली क्लास में हम लोग जब समांतर क्रम संयोजन पढ़ें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आए। तो उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्लास को करते हैं समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।